Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are doing our second chapter revision, microorganisms, friend and foe. Today our topic is bacterial or microbial diseases in animals. In animals, several microorganisms cause diseases not only in humans but also in other animals like cows, buffaloes and poultry. These diseases reduce the milk production, egg production, growth of birds and may even cause their death. कुछ माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कारण बीमारियां फैलती हैं, तो वो बीमारियां केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी फैलती है। जो पोल्ट्री फार्म में एनिमल्स होते हैं उनमें भी, जिनके कारण जो मिल्क प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है और जो ग्रोथ ऑफ बर्ड्स है वो प्रभावित होते हैं और कई बार तो इन जानवरों की डेथ भी हो जाती है इन माइक्रोबियल डिजीज़ेस के कारण। कुछ कॉमन डिजीज़ेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एनिमल्स में फैलती हैं, उनमें जैसे जो कैटल्स होते हैं उनमें एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारियां हो जाती हैं। पोल्ट्री एनिमल्स में ट्यूबरक्लोसिस, फॉल कोलेरा, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं। वायरस के द्वारा फैलने वाली जो कैटल्स में बीमारियां होती हैं वो है फूड एंड माउथ डिजीज़ेस, रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग, काउ पॉक्स। पोल्ट्री एनिमल्स में फाउल पॉक्स, रानीखेत, बर्ड फ्लू, इस तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये सभी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण फैलती हैं। रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरियम की खोज की थी जिसको बैसिलस एंथ्रेसिस का नाम दिया गया, जिसके कारण एंथ्रेक्स डिजीज़ेस फैलती है एनिमल्स में। और प्लांट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं उनके कारण बीमारियां होती हैं। जैसे जो हमारी फसलें होती हैं, गेहूँ, चावल, आलू, गन्ने, एप्पल, ऑरेंजेस, कॉटन, जूट, इन फसलों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो बीमारियां फैलती हैं उनकी वजह से जो उनकी पैदावार होती है उनमें बहुत भारी नुकसान होता है और ये बीमारियां सीड के द्वारा, हवा के द्वारा और सॉइल के द्वारा उनमें फैल जाती हैं। कुछ जो कॉमन डिजीज़ेस हैं जो प्लांट्स में फैलती हैं उनको हम इस टेबल में समझेंगे। प्लांट्स में जो कॉमन डिजीज़ेस पाई जाती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलती हैं, प्लांट जैसे कि ब्लाइट, उनमें बैक्टीरिया के द्वारा राइस प्लांट में बीमारी फैलती है। ब्लाइट एक प्लांट डिजीज़ है। ऐसे ही सिट्रस कैंकर है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और ये सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है। जो व्हीट और मस्टर्ड की फसलें होती हैं उनमें फंगाई के कारण रस्ट की बीमारी लगती है और व्हीट में फंगाई के कारण स्मट जैसी बीमारी होती है। टोबैको की फसलों में वायरस के द्वारा टोबैको मोज़ेक की बीमारी फैलती है और भिंडी में वायरस के द्वारा येलो वेन मोज़ेक की बीमारी होती है। ये हम आगे जो पिक्चर दिखाएंगे उसमें इन बीमारियों को देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर है, ए पार्ट में आपको राइस में जो बीमारी होती है ब्लाइट, उसके लक्षण दिख रहे हैं। इसमें पीले पीले रंग के धब्बे से पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के। ऐसे ही सिट्रस कैंकर की बीमारी है जो नींबू, ऑरेंजेस इनमें फैलती है। रस्ट के कारण पूरे जो स्टेम होती है वो ख़राब हो जाती है। और येलो वेन मोज़ेक में जो पत्तियों की वेन्स होती हैं भिंडी के, वो येलो पड़ जाती हैं और ये सारी बीमारियां प्लांट्स में पाई जाती हैं। और इनको हम स्प्रे, जो केमिकल स्प्रे होते हैं उनके द्वारा किल कर सकते हैं जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होता है उनको, और उनको हम इन बीमारियों से बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण
भोजन कई बार ख़राब हो जाता है और इसके कई कारण हो सकते हैं खाना ख़राब होने के। जैसे कई बार हम उसे बिना ढके रख देते हैं या उसकी प्रॉपर कुकिंग ना की गई हो, उसमें प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रॉपरली टेम्परेचर उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी ये जो भोजन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और इनको हम ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और कुछ समय के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होने वाले नुकसान को प्रिवेंट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे भोजन में ग्रो करते हैं, उनके कारण कई बार ऐसे जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये हमारे भोजन में मिलकर फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। और कई बार जो फूड पॉइजनिंग होती है, इसके कारण डेथ भी हो जाती है। स्पॉइल्ड फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें अनप्लेजेंट स्मेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके चेंज ऑफ ऑर्डर और बैड टेस्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि ये भोजन ख़राब हो चुका है। इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, फीवर एक्सेट्रा। यानी कि जब फूड पॉइजनिंग होती है तो ये सारे कंडीशंस आप सिम्टम्स के रूप में देख सकते हो। बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग आर, यानी कि जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग फैलाते हैं उनमें से हैं सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम। फंगाई में जो फूड पॉइजनिंग करते हैं उसमें एस्परगिलस और पेनिसिलियम। यहाँ पर आप पिक्चर इनकी देख सकते हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कारण फूड पॉइजनिंग होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम अपने भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए उनकी प्रिजर्वेशन सही तरीके से करें ताकि ये स्पॉइलेज जो है ये रोकी जा सके। और इसमें हम बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटर प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड। नेक्स्ट हेडिंग है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी भोजन को सुरक्षित रखना। कई बार जब हम भोजन या दूध, बचे हुए दूध को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं करते और वार्म और मॉइस्ट प्लेस में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। फूड है जो ख़राब होता है उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ख़राब कर देते हैं। जिन कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते उनके लिए जो कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर ड्राई प्लेस हो तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पनप सकते। टेम्परेचर लो होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऐसी कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते और हम जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ग्रोइंग कंडीशंस होती है मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर। फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं उनको उन्हीं कंडीशंस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो जो फेवरेबल कंडीशन होती है इन मेथड्स में यूज़ होने वाली, उनको हम फिज़िकल और केमिकल मेथड्स के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोसेस फूड स्पॉइलेज को रोक सकता है बाय यूजिंग केमिकल एंड फिज़िकल मेथड्स आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं। सबसे पहले हम केमिकल मेथड के बारे में जानेंगे। केमिकल मेथड में फूड को प्रिजर्व किया जाता है यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं और जो
प्रिजर्वेटिव्स इन माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं उनको इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन को हम मानते हैं कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इसके लिए हमें उन चीज़ों में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना चाहिए और इसी कारण से फिर ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये काम करते हैं और फूड आइटम्स लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव्स उनमें है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट एंड सिट्रिक एसिड। सोडियम बेंजोएट को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूसेस एंड स्क्वैशेस के लिए करते हैं और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का इस्तेमाल हम कटे हुए फ्रूट्स, जैम्स और जेलीज होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड का जो यूसेज है वो कन्फेक्शनरीज़ के रूप में किया जाता है। सेकेंड मेथड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो कि हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं खाने में, सदियों से इनका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। जैसे फ़िश और मीट को प्रिजर्व करने के लिए सबसे बेहतरीन जो फार्मूला है वो सॉल्टिंग होता है। मीट और फिश को सॉल्ट में, कॉमन सॉल्ट में बिल्कुल कवर करके उसको रखा जाता है ताकि उसके ऊपर माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना फैले। सॉल्टिंग जो होती है वो उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर को दूर करती है और भोजन को प्रिजर्व करके रखती है। सॉल्टिंग का इस्तेमाल हम आंवला प्रिजर्वेशन में भी या रॉ मैंगो टैमरिंड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर का इस्तेमाल करके हम जैम्स, जेलीज़, स्क्वैशेस इनको प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि इनके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है और फूड को ख़राब होने से बचाती है। इसके कारण भी मॉइस्चर फूड में से रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती। फोर्थ मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल हम फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं क्योंकि इनको यूज़ करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। मस्टर्ड ऑयल और विनेगर यानी सिरका, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनसे हम अचार बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। मीट और फिश की भी प्रिजर्वेशन इनके द्वारा की जा सकती है। हमारी मम्मियाँ जो घर में अचार बनाती है उसमें हम इन ऑयल और विनेगर के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल देख सकते हैं और ये अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं इनके कारण। पेस्चराइजेशन मेथड फिफ्थ है। इसमें दूध की प्रिजर्वेशन के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं 15 से 20 सेकंड में, और फिर इस दूध को 10 डिग्री सेल्सियस पर क्विकली ठंडा किया जाता है ताकि जो रिमेनिंग बैक्टीरिया हैं वो पनप ना सकें। और इस मिल्क को हम स्टोर करते हैं स्टेरलाइज्ड बॉटल्स में या पाउचेस में और इनको ठंडी जगह पर रख देते हैं। पॉस्चराइज्ड मिल्क जो है ये लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ख़राब हुए, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। और इस मेथड की इन्वेंशन लुइस पैस्चर ने 1862 में की थी। सिक्स्थ मेथड है बाय कूलिंग और फ्रीजिंग। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, मीट और कुक्ड फूड जो होते हैं, इनको हम लो टेम्परेचर पे रख कर रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीज़ करके इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। लो टेम्परेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इस कारण से ये सेफ़ रहते हैं कूलिंग और फ्रीजिंग प्रोसेसेस। सेवन्थ और लास्ट मेथड जो है वो है डिहाइड्रेशन मेथड। क्योंकि
जो मॉइस्चर है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इस कारण से मॉइस्चर को यदि रिमूव कर दिया जाए फूड मटेरियल में से तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं और प्रिजर्वेटिव मेथड्स जो हैं वो ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जो प्रोसेस है वाटर को रिमूव करने का फ्रॉम अ फूड सब्सटेंस, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और ये हम सन हीटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी सन ड्राइंग, जो कि पुराने समय से यूज़ होती आ रही है। हम कोई भी चीज़ जो ख़राब हो जाती है उसे यदि सन में हीट कर लेते हैं, सूरज की रोशनी में रख कर उसे गर्म करते हैं, तो वो सुरक्षित हो जाती है और लंबे समय तक चलती है। जैसे चावल, दाल, गेहूँ, इनको हम साफ़ करके सुखा लें तो ये सुरक्षित रहते हैं लंबे समय तक। वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, मेथी है, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं यदि सन की रेज़ में इनको प्रॉपरली ड्राई और हीट किया जाए, और इनको ड्राई करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीजनली यूज़ नहीं करनी है, तो उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन मेथड्स के द्वारा। मेथी है, धनिया है, इनको जब सीज़न होता है उस वक्त हम ड्राई करके इनका जो मिक्सचर है वो बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं और फिर उसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं, इसके कारण हम कभी भी किसी भी चीज़ का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले है इट डिक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज, यानी कि फूड ख़राब होने के कारण जो वेस्टेज होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड है इट इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल, ये किसी भी फूड मटेरियल के जो स्टोरेज पीरियड होती है उसको सुरक्षित रखने की वो बढ़ा सकती हैं। थर्ड है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज़ रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फोर्थ है इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन्स, यानी किसी भी जगह पर रहकर हम किसी भी मौसम में उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस सीज़न में हमें नहीं मिल पाती, और ये फूड प्रिजर्वेटिव की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। तो बेटा आज जो हमने प्रिजर्वेशन के मेथड्स समझे, आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।